नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इतिहास का अगला लेक्चर, जिसका नाम है उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे। तो अब है क्या कि यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। ठीक है, तो उदारवाद, अब उदारवाद है क्या, उदारवाद क्या है? तो उदारवाद, पहले तो उदारवाद ये शब्द आया कहाँ से? तो लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। अब बात आता है यहाँ पर कि यहाँ पर 2 से 3 वर्गों के लोग थे, जिसमें से कि मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? सबसे पहले व्यक्ति के लिए आज़ादी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके घर में 2 से 3 सदस्य हैं और सबकी उम्र अलग अलग है, तो अगर सबके लिए आज़ादी का अर्थ कुछ और होगा। अब जैसे है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और गांव से थोड़ा बिलोंग करते हो, तो अगर बच्चे को पूछा जाए कि मैं आपको दिन भर छोड़ दूं या आज़ादी, तो वो बोलेगा कि मुझे दिन भर खेलने देना चाहिए। और 10th के बाद या 12th के बाद अगर आप लोगों से किसी से पूछा जाए, तो आप लोगों के लिए आज़ादी यही होगी कि मैं कहीं बाहर जा कर के कहीं कोई अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ सकूं। तो सबके लिए आज़ादी का अर्थ अलग अलग था, जिसमें से कि मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी भी। तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई थी। तो ये राजनीतिक रूप से क्या था कि ऐसी सरकार पर जोर देता था जो कि क्या थी, सर्वसम्मति से बनी हुई थी, सबके द्वारा बनाई गई थी। कोई एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं हो या कोई एक व्यक्ति उसे नहीं बनाया हो। अब है क्या कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। सीधी सी बात है कि अगर मध्य वर्ग के लोग समान अधिकार खोज रहे हैं, तो निरंकुश शासक पादरी वर्ग का क्या है, विशेषाधिकारों की समाप्ति तो होना ही है। अब 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में हो। अब यहाँ पर एक विषय आता है कि कानून के समक्ष बराबरी जो है सब नहीं चाह, मतलब सबके लिए एक नहीं था कि मताधिकार कानून के समक्ष बराबरी होना चाहिए। ये भी एक टॉपिक होता है, बराबरी के समक्ष बराबरी का अधिकार का। सबके लिए ये नहीं था, सब ये नहीं मानते थे कि सबके लिए मताधिकार भी एक समान बराबरी का क्या है, एक विषय है। तो आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। क्या था? क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्ति विहीन पुरुषों को ही हासिल था। अब है क्या कि फ्रांस में क्या था कि जिसके पास संपत्ति है, ज़्यादा संपत्ति है, सिर्फ वो ही क्या करते थे, वोट देते थे या मत देते थे, बाकी और किन्हीं को नहीं था। अब संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को, वहाँ पर एक था कि राजनीतिक प्रयोग था, और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। संपत्तिवान, जिनके पास बहुत संपत्ति हो, ठीक उन्हीं को था कि आप मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, सरकार को बनाने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। कौन? सिर्फ संपत्तिवान, जिनके पास पैसा हो, धन दौलत संपत्ति हो, वही थे मताधिकार के लिए एलिजिबल। तब है क्या कि संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। अब जिसके पास संपत्ति नहीं है उसको भी राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, और आपका जो महिलाएं हैं उनको भी रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन
जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, थोड़े ही समय के लिए। जब जैकोबिन का शासन आया तो वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया। अब है क्या कि मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। क्या हुआ, फिर से मताधिकार छीना गया। और फिर हुआ कि संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि आप उस देश के नागरिक को एक अधिकार से वंचित कर रहे हो जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी सरकार बनकर आ रही है और उसके हित में कार्य नहीं कर रही है तो उन्हें कैसा लगेगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने मत दिया ही नहीं, मत देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है उन्हें, और उन पर अत्याचार भी किया जा रहा है, तो वो तो अपना अधिकार खोजेंगे, क्योंकि वो एक देश के नागरिक हैं, उस देश के नागरिक है तो उनका यह अधिकार होता है कि हम अपनी सरकार को चुन सके। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। पहले तो हम लोग पढ़ें कि मध्य वर्ग के लिए उदारवाद क्या था। अब आ गया आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र में सभी लोग बाजारों की मुक्ति तथा चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन, जो आने जाने, मतलब आवागमन, आने जाने में जो टैक्स लगता था, नियंत्रण लगाए गए थे, उन्हें खत्म करना चाहते थे। तो 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। तो नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेश से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। तो है क्या कि यहाँ पर नेपोलियन क्या एक प्रशासनिक कदम उठाए थे जिससे छोटे छोटे प्रदेशों से, मतलब जो टुकड़ों में बटा हुआ था, उनसे 39 राज्य का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। अब सीधी सी बात है कि अगर आप बिहार से सपोज आप उत्तराखंड जा रहे हो और 2 से 3 राज्य आप क्रॉस करके जा रहे हो, तो आपको मतलब 10 से 12 अगर सीमा शुल्क को देना पड़े तो पता चला कि जितनी पूंजी आपकी लगी उससे ज़्यादा आपको वहाँ क्या सीमा शुल्क ही देना पड़ गया। तो आपको फ़ायदा क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि अगर जब आपको किसी भी व्यापारी को फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्यों व्यापार करेगा? मतलब जितना उसका पूंजी ही नहीं लगा उतना उससे सीमा शुल्क ही लग गया, ठीक है। फिर है कि 1883, ठीक है, नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। और हर बार क्या था, लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। शुल्क क्या थे, उनको वजन और उनके आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। अब स्वाभाविक है कि अगर अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग नापने की व्यवस्था हो, आकार नापने की व्यवस्था अलग हो, तो अब जब अगर आप 11 सीमा से गुजर रहे हो तो सभी की सीमा अगर अलग अलग है तो सबको तो नापने में समय तो लगेगा ही। तो मसलन क्या था, कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो एले जो था वो क्या था, एक कपड़े नापने की वो थी, क्या पैमाना था, कपड़े नापने का पैमाना था, जिसका हर जगह क्या था, वैल्यू अलग अलग था कि ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना, ठीक है। तो नए वाणिज्यिक वर्ग
ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनियम और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकत्रित आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। अब जो वाणिज्यिक वर्ग थे वो क्या चाह रहे थे कि विकास विनियम आपका शायद अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर में है। विनियम प्रणाली मतलब शायद एक दूसरे चीज को खरीदने की शायद मतलब उसको कहते हैं विनियम प्रणाली। और फिर क्या विनियम मतलब पैसे देश के कुछ खरीदना, ठीक है। अब आता है क्या कि इसको क्या कर रहे थे वो लोग, विकास में बाधक मान रहे थे और एक ऐसे एकत्रित आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। और वो लोग क्या बोल रहे थे कि ये बाधा मतलब आवागमन बाधा रहित हो, मतलब बाधा नहीं हो, लोग भी नहीं आ जा सके आसानी से। फिर क्या है कि 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ेल्बोराइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। अब क्या है, जो संघ बना वो शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया जो सीमा पर लगाया जाता था, और मुद्राएं जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में जो बटा हुआ था क्षेत्र, उसकी अलग अलग मुद्रा थी। अब जब अलग अलग मुद्रा थी तो है क्या कि अगर उस मुद्रा को दूसरे क्षेत्र में लेकर जाया गया तो हो सकता है उसका वैल्यू गिर जाए, ठीक है। तो उस मुद्रे को ये संघ ने क्या कर दिया, 2 कर दिया। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया। अब है क्या कि राष्ट्रवाद सिर्फ एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते, आपको 360 लेना पड़ेगा। और अगर आपका आर्थिक क्षेत्र भी मजबूत नहीं होगा तो एक अच्छा राष्ट्र राज्य आप नहीं बना सकते हो। इसलिए वाणिज्यिक वर्ग के जो लोग थे वो उन्होंने आर्थिक क्षेत्र पर भी क्या किया, जोर दिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगले मतलब लेक्चर में हम अब अगर आप लोगों को ये पसंद आया, क्योंकि बोर्ड है थोड़ा सा छोटा, आप पीछे देख रहे हैं, तो इतना टॉपिक शॉर्ट में भी जो लिखते हैं ना नोट्स, वो भी नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसा आप लोगों के लिए इस बार नया पहल किया हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में करें। मैं आगे इसी वजह से हम लोगों का जो हिस्ट्री का लेक्चर था वो आने में 2 से 3 दिन या 1 से 2 दिन लेट हो रहा था। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, मैं आगे भी ऐसा लेक्चर लाता रहूँगा। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।